हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से। ओबीसी आरक्षण पर घिरी सरकार। ओबीसी को 27% आरक्षण पर फिर से घिरी सरकार। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती। 2 सितंबर को जारी किया था 27% आरक्षण का आदेश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 दिन में मांगा है जवाब। हाईकोर्ट के आदेश का सरकार ने नहीं किया सम्मान, कहना है याचिकाकर्ता का। 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जानकारी दें इस खबर पर। बिशप ज्योति, 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर कोर्ट में ही सरकार एक बार फिर घिर गई है। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की एक संस्था की ओर से हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है और इसमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट की रोक के अलावा तमाम मामलों में, तमाम भर्ती परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में 27% यानी बढ़ा हुआ आरक्षण देने का आदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया था। मुख्य तौर पर इसमें कहा गया है कि 1 सितंबर को ही राज्य सरकार का वो आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की थी और तब सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, देश के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता की ओर से ये बयान दिया गया था, ये दलील दी गई थी कि लेजिस्लेशन पर इसका और साथ इस पर रोक हटा लेनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और 20 तारीख को सुनवाई इसकी मुकर्रर की थी। लेकिन इस याचिका में ये कहा गया है कि अगले ही दिन यानी 1 तारीख को जब कोर्ट ने स्टे वेकेट करने से इनकार किया, उसके अगले ही दिन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए बाकी तमाम भर्तियों में 27% आरक्षण देने का आदेश दे दिया, जबकि ये महाधिवक्ता का अभिमत काफी पुराना 20 अगस्त की तारीख का था। और मुख्य तौर पर इस याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से 27% आरक्षण देने का आदेश दिया गया बाकी तमाम भर्तियों में, वो कोर्ट के आदेश की मूल भावना के खिलाफ है और उसका सम्मान एक तरह से सरकार ने नहीं किया है। आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान जब महाधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित थे तो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उनसे भी इस मामले पर जवाब तलब किया, हालांकि तत्कालिक तौर पर वो जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में राज्य सरकार को 3 दिन का वक्त जो है वो हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है और 3 दिन में सरकार को ये बताना होगा कि आखिर 27% आरक्षण देने का आदेश किस तरह से व्यापी तौर पर जारी कर दिया गया। और अब 20 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई कोर्ट ने तय की है और 20 सितंबर को ही ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई करना तय किया है और उसी दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। राहुल गांधी के देवी देवताओं वाले बयान पर सियासत सड़कों पर आ गई है। राजधानी भोपाल में पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के विरोध में रैली निकाली। साथ ही अरेरा हिल्स थाने में ज्ञापन सौंपकर तत्काल राहुल गांधी पर मामला दर्ज करने की मांग की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरएसएस पर की गई टिप्पणी बेहद पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि कानून विशेषज्ञों से राय लेकर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का जीन विदेशी है, इसलिए हिंदू धर्म पर आक्रामक रहते हैं। वीडी शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है क्या। राहुल गांधी, पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कल देवी देवताओं का अपमान किया है, सबसे पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं, इनका जीन्स अंग्रेजों से जुड़ा हुआ जीन्स है। ये तो क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ते। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है। राहुल गांधी जी के जीन्स के बारे में बात करना, उनके डीएनए के बारे में बात करना इनका हक इसलिए नहीं बनता। अंग्रेजों के कौन दलाल रहे हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है।
राहुल जी के बारे में कह रहे हैं, हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। पर हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है और ना हमारा जो हिंदू धर्म है इस तरह का है कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर करें। वीडी शर्मा जी, आपकी जो संस्कृति आपके बयान से जाहिर होती। मध्य प्रदेश में इन दिनों सड़कों के हाल अच्छे नहीं हैं। भारी बारिश के कारण सड़कें खराब हो गई हैं, तो वहीं भारी भरकम खनिज परिवहन से भी सड़कों का हाल बेहाल है। लोक निर्माण विभाग के करीब 1334 किलोमीटर सड़कें चिन्हित की हैं, जो खनन के भारी वाहनों के दबाव में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अब सड़क निर्माण के लिए प्रशासन निर्माण कीमत वसूलने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के 47 जिलों के 124 रास्ते ऐसे हैं जो आने जाने वालों के लिए मुसीबत की वजह बन रहे हैं। इन रास्तों पर खनिज परिवहन बड़ी मात्रा में होता है, जिसमें वैध और अवैध परिवहन दोनों शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कें भारी भरकम वाहनों की वजह से बार बार क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ग्रामीण कई बार विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन राजस्व का बड़ा जरिया होने की वजह से सरकार खदान बंद भी नहीं कर सकती, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट राय है कि अवैध उत्खनन पे रोक लगनी चाहिए। ये सरकार का काम है और आजकल तो टेक्निक इतनी आ गई है कि उसको किसी भी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो करना चाहिए। क्यों नहीं करती है सरकार? पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रेत खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें 7 मीटर चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए निर्माण एजेंसी को राशि देने पर विचार किया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला अभी तक लागू नहीं हो पाया है। अवैध उत्खनन के खिलाफ हमारी सरकार कटिबद्ध है कि ना हो, और कुछ जहाँ पे शिकायतें होंगी उनको दूर किया जाएगा, और ऐसी जो सड़कें बताई हैं उन पे भी हम लोग अब संज्ञान में लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। अभी बारिश का सीजन खत्म हो जाए तो जिन रोडों से इनके ज्यादा डंपर वो निकलते हैं, उनकी मरम्मत भी हम उन्हीं से कराएंगे। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां ज्यादा हालत खराब है। ग्वालियर संभाग की बात करें तो दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर में 124 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर है। इधर जबलपुर में कटनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला की करीब 342 किलोमीटर सड़क खराब है। भोपाल संभाग में सीहोर, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, विदिशा में लगभग 246 किलोमीटर सड़क खराब है। उज्जैन संभाग में उज्जैन, शाजापुर, नीमच की करीब 172 किलोमीटर सड़क खराब है। सागर संभाग में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह की 107 किलोमीटर सड़क खराब है। इंदौर संभाग में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर की करीब 96 किलोमीटर सड़कें खराब हैं। रीवा संभाग के सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 247 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त है। लोक निर्माण विभाग की प्राथमिकता वाले रास्तों पर नजर है, जो करीब 625 किलोमीटर के हैं। पहले चरण में 400 करोड़ रुपए की लागत से 200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 60% राशि की व्यवस्था राज्य खनिज निधि से की जाएगी। बाकी 40% राशि का भुगतान एजेंसी को किश्तों में किया जाएगा। तो वहीं प्रति वाहन न्यूनतम 500 रुपए संधारण शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर ली गई है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। राजगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर 4 पहिया वाहन और ऑटो रिक्शा में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो रिक्शा में कुल 7 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में विधायक बापू सिंह तंवर और एसपी ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देने की बात कही है। ऑटो रिक्शा से टकराने वाले दूसरे यात्री वाहन का इंश्योरेंस भी नहीं है। ऐसे में आरटीओ की बड़ी लापरवाही उजागर होती है कि बिना बीमा फिटनेस के यात्री वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हादसे को न्योता दे रहे हैं। एक्सीडेंट में सहायता राशि का प्रावधान होता है अभी, क्योंकि गाड़ी आइडेंटिफाइड है तो उसमें इंश्योरेंस भी है। और सेकेंडली अभी शासन से पे बात करके इसमें कुछ
माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से सहायता राशि के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। हादसा हुआ है बड़ा एक अभी, कितने लोग खत्म हुए? 5 लोग सब हुए हैं, जो सीरियस है, भर्ती है। एक गमी में जा रहे थे, मनपुरा कॉलोनी राजगढ़ी है। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों का संचालन अब स्व सहायता समूह करेगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में स्व सहायता समूह की राज्य स्तरीय महिला पंचायत में किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे क्लस्टर लेवल के बेस्ट फेडरेशन को सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों से जुड़ी सभी महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इन महिलाओं को प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इस साल 2550 करोड़ रुपए महिला स्व सहायता समूहों के खातों में बैंक लिंकेज के माध्यम से डाले जाएंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी 1000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। इस साल बैंक लिंकेज के रूप में 2550 करोड़ रुपया, 2550 करोड़ रुपया आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले, इस बात का फैसला किया है। अन्य आवश्यक कामों के लिए सरकार भी लगभग 1000 करोड़ रुपया इन समूहों की बाकी गतिविधियों में सहायता के लिए खर्च करेगी। और अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। विराट कोहली ने ट्विटर पर घोषणा की है कि वो दुबई में होने वाले T20 विश्व कप के बाद T20 कप्तान नहीं रहेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वो आगामी T20 विश्व कप के बाद T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्कलोड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अपनी पूरी नई टीम बना ली। राजभवन में 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी टीम बाहर हो गई। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को ब्रिज और रेल की पटरी उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ओसामा के चाचा हुमैद की तलाश में है ताकि वो विदेश न भाग सके। टीम उसके खिलाफ LOC जारी करने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें 48 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लखनऊ में सुबह 11 बजे GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट ने भक्तों के लिए कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। नैनीताल उच्च न्यायालय का कहना है कि केदारनाथ धाम में केवल 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को एक दिन में अनुमति मिलेगी। आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय हो चुकी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां पर सड़क परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। और शायद यही कन्याओं का आशीर्वाद है कि मध्य प्रदेश को सौगातें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर 9,577 करोड़ की लागत से कुल 1356 किलोमीटर लंबी 34 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह का विधिवत शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग भारत सरकार और माननीय
मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि दीप का प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। जी हाँ, यह दीप, इसकी हर बाती, इसकी हर रोशनी, इसका नया प्रकाश देता है हमें नए पथ पर चलने का आस। अंधकार को हरता, प्रकाश का प्रज्वलन करता दीप की हर बाती मध्य प्रदेश को दे रही विकास की नई रफ्तार। इसी भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन, दीप की हर बाती बनकर प्रज्वलित होगा प्रकाश पुंज और देगा देश मध्य प्रदेश और हमारे इंदौर शहर को विकास का नया आधार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा सिखाती हमें यह व्यवहार, मान अतिथि को भगवान, स्वागत सत्कार करे मेजबान। स्वागत की बेला में सर्वप्रथम मैं सादर अनुरोध करूंगी विकास के कार्यों में मुख्य स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करने वाले हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार का पौधा भेंट कर करके स्वागत करें। मैं सांसद महोदय से सादर अनुरोध करूंगी। अच्छा, आप भी करेंगे? आज आप अध्यक्षता कर रहे थे इसलिए हमने आपको, ये सहजता है, सरलता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कि जब विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे साथ हैं तो पौधा भेंट करके उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम सबकी ओर से किया जा रहा है, प्रदेश और शहर की जनता की ओर से। और मैं सांसद महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी स्वागत करें और सांसद महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे मध्य प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, हम सबके ऊर्जा के अक्षय स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत भी आप पौधा भेंट करके करें। स्वागत की इसी श्रृंखला के अगले पायदान पर आमंत्रित कर रही हूं महानिदेशक सड़क विकास, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्रद्धेय I.K. पांडे सर को कि वे आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। आपसे अनुरोध करूंगी सर कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी स्वागत करें। I.K. पांडे सर से अनुरोध है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी का भी पौधा भेंट करके स्वागत करें। पौधों से स्वागत कर हुए हम अभिभूत, मन के स्वागत के भावों को अपने शब्दों में वाणी में पिरोकर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं हमारे शहर की आन बान शान, हम सब के गर्व, गौरव और लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को कि वे आए और अपने मन के स्वागत भावों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार। मंच पर विराजमान हम सबके आदर के केंद्र, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं इस मां अहिल्या की नगरी से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं इस मां अहिल्या की नगरी में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय ताई जी और ऑनलाइन पे जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री, सभी का मैं इस मां अहिल्या की नगरी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये मां अहिल्या की नगरी है और मां अहिल्या सुशासन की प्रतीक है और हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन के रूप में
अनेकों काम किए हैं और ये आज इंदौर का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इंदौर और मध्य प्रदेश को बहुत सारी सौगातें मिल रही है। मैं चाहता हूं ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का, शिवराज सिंह जी का स्वागत करें। मैं जब भी माननीय नितिन गडकरी जी से मिलता हूं कुछ ना कुछ सीखता हूं और अभी से नहीं, जब माननीय नितिन गडकरी जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब मुझे मौका मिला है, मैं नगर निगम में जंकार समिति का अध्यक्ष था और मुझे ध्यान है हमने उनसे निमंत्रण दिया था कि आप इंदौर आइए और इंदौर के विकास के लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए। आपको याद हो उस समय उन्होंने हमें सुझाव दिया था कि आप डामर की सड़कों के बजाय कंक्रीट की सड़कें बनाइए और उस समय हमने बॉन्ड की सड़क, आप सब मालूम है अन्नपूर्णा रोड, एमजी रोड जो हाईकोर्ट के सामने, उस समय बॉन्ड की सड़कें बनाई थी कंक्रीट की और तब से लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, तब मैं इंदौर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहा और अब जब भी मैं उनके बीच में जाता हूं, इंदौर के लिए कुछ भी मांगने जाता हूं, इंदौर के लिए कभी भी कुछ मांगा है तो कभी भी उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। इसलिए मैं इंदौर की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जब केंद्र सरकार की नीति आई थी कि लॉजिस्टिक हब की बात करें तो उस समय ये संकल्प लिया था कि हम मध्य प्रदेश में और खास करके इंदौर में हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमें इंदौर में लॉजिस्टिक हब बनाना है और जब केंद्र की नीति थी कि अगर प्रदेश सरकार जमीन देती है तो हम केंद्र से लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, मैं माननीय नितिन गडकरी जी से जब मिला था 3-4 माह पूर्व, उन्होंने बोला आप जमीन ढूंढिए, लॉजिस्टिक हम बनाएंगे। मैं उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा बिल्कुल इंदौर के लिए लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन की व्यवस्था की और आज एमओयू भी लॉजिस्टिक हब का इंदौर में हो रहा है जिसमें 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इंदौर में अपॉर्चुनिटी बहुत है लॉजिस्टिक हब की। 5 मिलियन स्क्वायर मीटर की आवश्यकता है आने वाले 5 सालों में लॉजिस्टिक हब की। हमारे बीच में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में, मैं चाहता हूं ताली बजा के भी उनका स्वागत किया जाए, कैलाश विजयवर्गीय जी का। तो लॉजिस्टिक हब की इंदौर में बहुत आवश्यकता है और इस आवश्यकता के अनुरूप आने वाले समय में और भी लॉजिस्टिक हब मिलेंगे। ताली बजा के कैलाश जी का स्वागत करें। और आज एमओयू भी लॉजिस्टिक हब का हो रहा है। हमने ज्यादा कनेक्टिविटी की बात की क्योंकि लॉजिस्टिक हब में कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। आदरणीय ताई जी ने उस समय जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उसमें हमने और आगे बढ़ाया और मैं जब माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था, मैंने कहा इंदौर से हमको जयपुर की कनेक्टिविटी नहीं है तो उन्होंने अधिकारी को बुलाया, बोले आपकी इंदौर से उज्जैन तक तो कनेक्टिविटी है, अब उज्जैन से झालावाड़ बाकी है। तो उन्होंने कहा उज्जैन से झालावाड़ हम बना देते हैं और झालावाड़ के बाद जयपुर है और जयपुर से आप दिल्ली सीधे रोड से जा सकते हैं। तो आज उसका भी शुभारंभ है, वो भी एक इंदौर को उपलब्धि मिल रही है। इंदौर से नागपुर काम चल ही रहा था लेकिन हमारे इंदौर से नेमावर कुछ काम बाकी था, उन्होंने उसकी भी स्वीकृति दे दी। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बन चुका था लेकिन हमने देखा वो मछलिया घाट वर्षों से वैसा ही वैसा घाट है जहां पर कि बहुत सारे हमारे झाबुआ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने उसका भी आज शुभारंभ कर रहे थे, मछलिया घाट का भी आज निर्माण कार्य के शुभारंभ कर रहे हैं। इंदौर से